Okay, very good morning. Welcome to Randir sir physics classes. Today I am going to start angle of friction. Okay, अब यहाँ ध्यान रखना है आपको यह है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कल मैंने आपको बता रखा था फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किस चीज पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन करने मतलब क्या होती है, दो चीज पे फाइंड करना होता है। सबसे पहले गौर कीजिए, आपकी कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब कि ए ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, ये दोनों की सरफेस एक दूसरे की क्या होना चाहिए, या कांटेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि फ्रिक्शन फॉर्म होना चाहिए। फ्रिक्शन फॉर्म कब होती है, जब सरफेस रफ होता है। तो फ्रिक्शन किधर की ओर फॉर्म होती है, मैं कल बता रखा था कि रिलेटिव मोशन में मतलब कि ऑब्जेक्ट की जस्ट अपोजिट। सपोज अगर आप फोर्स इधर की ओर लगा रहे हो, इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो ये दोनों जो कंडीशंस है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने की है। तो सब यहां पे देखिए आप लोग कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी हम FBD बनाते हैं तो ऊपर की ओर क्या लगता है बाबू, नॉर्मल है, नीचे की ओर क्या है, mg है। ओके, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूं अभी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसके बैक में क्या है, आपका फ्रिक्शन है। ये दोनों की रिजल्टेंट क्या होती है, रिजल्टेंट हो जाती है, ये मालूम चल गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए, आपकी सपोज ये वाली जो फोर्स इधर की ओर लग रही है, ये आपकी जो पैरेलल है, इस चीज को हम यहाँ क्या करते हैं, इस प्रकार से पैरेलल डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, या क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो कंपोनेंट है, ये क्या है, स्मॉल एफ है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा। ये वाली लाइन से वाले क्या हो जाएगा, आपका जस्ट अपोजिट पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना यह है कि एंगल निकालने के लिए, तो एंगल निकालने के लिए हमें यह देखना होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। ये तो नॉर्मल है, उसकी है ना, कंपोनेंट्स आपको देखना है आपको। अब यहाँ गौर कीजिए कि tan थीटा P/B यहाँ कौन सा है, तो P जो है ये हो गया आपको, थीटा का अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होगा, बेस हो गया, ये तो आपको हाइपोटेन्यूज है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है आपको, F डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बाबू, N। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, मैं कल बता रखा था, म्यू N होता है, म्यू N होता है। इवन मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि ये स्टैटिक है सर, या काइनेटिक है, या लिमिटिंग है, कोई भी है, बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ N इज इक्वल टू क्या है, देखिए N की हमारा बैलेंसिंग क्या है, mg है। तो क्या यहाँ पर आप लिख सकते हो, म्यू mg। ठीक है, अगर ये चीज नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, इस चीज को आप क्या कीजिए, पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे F इज इक्वल टू आ गया म्यू N डिवाइड बाई क्या हो गया, N। ओके, सो N से N कैंसिल हो गया, पहले भी वही बात हो जाती। अब यहाँ पे क्या है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इक्वल टू म्यू, सो थीटा इज इक्वल टू निकल गया tan इनवर्स म्यू। तो ये वाला जो आपका निकल गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल गया। ये बात क्लियर हो गया। जैसे कभी अगर पूछता है, ये पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज आपको नहीं दिया है, ये क्वेश्चंस बनाने का, ये टॉपिक क्लियर करने का मतलब ये हुआ, इसके पहले आपने क्या बना रखा था कि सर म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ 0.2, म्यू इक्वल टू दिया हुआ 0.3, कुछ भी दिया हुआ, लेकिन हमें सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तब हम क्या करेंगे, लेकिन वहां पे क्या रहेगा, आपको वहां पे आपको थीटा की वैल्यू दे रखेगा। जैसे क्या दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पे अगर हमारा 45 डिग्री बन रही है, कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, 37 बन रहा है, 53 बन रहा है, तो ये क्या कंडीशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे गौर करना, सपोज ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। 5 कैसे, तो ये 4 है, ये 3 है, या फिर इसको ले लो तुम 3, ये ले लो तुम 4, इसको ले लो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी स्क्वायर करोगे, इसके स्क्वायर करोगे, बराबर ये आ जाएगा आपको। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 53 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 37 डिग्री बन रहा है। आप जोड़ लो, क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी कंपोनेंट पूछेगा, जैसे अगर पूछ सकता है कि साइन 53 की वैल्यू कितना होगा, साइन 53 वैल्यू कितना होगा, तो साइन क्या है, P/H हमारा होता है। तो P इसमें कौन बन रहा है, ये P है, ये क्या हो गया, H हो गया, तब 3/5 हो गया। अगर यहाँ पूछेगा कि cos 37 की वैल्यू क्या होता है,
cos 37, तो cos 37 क्या होता है आपको यहाँ पर देख लो, b/h होता है इसकी, है ना, कंपोनेंट रेशियो आता है। तो b कौन सा यहाँ पे 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपको h, है ना, तो क्या हो गया या 3/5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको है, इस प्रकार से किसी चीज को आप निकाल सकते हो यहां से। तो ये आपको क्या पूछा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे म्यू नहीं दिया हुआ है, अगर यहाँ पे म्यू नहीं दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दे रखा है कि थीटा हमारा पास 45 डिग्री है, तो 45 की वैल्यू कितना होता है tan थीटा में 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया आप देख सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो थीटा बराबर 1, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा यार। तो इस प्रकार से आप म्यू निकाल सकते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के पर्पज से। ठीक है, एक आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है एससी वर्मा में, मैं उसको बनवाता हूं। जैसे दिया हुआ क्या है पहले इसको देख लो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा गया है। ओके, यहां पे फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, गौर से समझना, एससी वर्मा की क्वेश्चन है ये आपका है। ठीक है, अब ये क्या है, पीछे की ओर एक फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की ओर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है v0 से। v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है ये, इनिशियल वेलोसिटी है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या रहता है कि न्यूमेरिकल में मैक्सिमम चीज रहता है कि वैल्यूज बेस्ड बहुत क्वेश्चन नहीं रखता है। ठीक है, सोचोगे कि तुम कि सर एफ की वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, एम की वैल्यू देगा, तो कभी कभी कंफ्यूजिंग होती है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पुट ऑफ द फॉर्मूला वाला पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे थियोरेटिकल पे समझना है। यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि फाइंड द टाइम taken to stop। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकिंग, ये बोल रहा है कि टाइम निकालिए। क्या निकालिए, टाइम निकालिए। क्या तो बोल रहा है स्टॉप होने के बाद, है ना, आफ्टर स्टॉप एंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। देखो दो चीज पूछा गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो, अब कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दो चीज पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, टाइम पूछा है, और क्या पूछा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस चीज को गौर करो तुम। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ऊपर की ओर एक फोर्स क्या लग रहा है, एन लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम जी। मेरा ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, म्यू एन होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, म्यू इज इक्वल टू एम जी। ये भी बात आपको पता है आपको। ठीक है, अब यहां पे गौर करो आप, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाई मास। फोर्स बाई मास होता है। अब देखो ये फोर्स इज इक्वल टू कितना तुमने निकाले हो, म्यू एम जी। ये म्यू एम जी डिवाइड बाई हो गया यहां पे एम। अब एक बात मेरे को पूछना है आपसे, ये पूछना है कि सर ये वाले फोर्स बराबर म्यू एम जी कैसे पुट कर दिए। ये फोर्स तो ये है, और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन आपने ये फ्रिक्शन की वैल्यू को पुट कर दिए हो। तो मैं आपको कल भी बताया था, यही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। कल ये बताया था कि जब कोई बॉडी अगर स्लाइड नहीं करता हो, जब भी कोई बॉडी मूव नहीं करता हो, उस टाइम अप्लाइड फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। अब देखो बाबू यहाँ पे इसके बराबर ये आ गया, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या, म्यू एम जी। क्लियर ही हो गया। अब यहां से एम कैंसिल हो गया, तो क्या मेरे पास बच गया, एक्सेलरेशन बराबर म्यू जी। एक्सेलरेशन बराबर म्यू जी। पूछा क्या गया है, टाइम टेकिंग। फिर समझो आप, है ना, निकालिए टाइम, निकालिए कि ये स्टॉप कर गया हो, कितना समय पर जाकर स्टॉप किया है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट बताइए आप। तो मैंने बताया कि n इज इक्वल टू एम जी। इसकी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके फोर्स के बराबर, ये देख कर लो इसको। उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लो। इसलिए एक्सेलरेशन निकालो क्योंकि आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है v0। अब आ जाओ, है ना, यहां पर देख लो आप लोग, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u आपको यहां दे रखा है v0। देखो ये जेई का क्वेश्चन कैसा होता है, कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है यार, बस सोचना है। यहाँ पे पुट अप दिस वैल्यूज नहीं है 9th 11th के इजाजत है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे दूसरी बात ये सोचो, कैनेमैटिक्स के आधार पे सोचो। क्या बोला था, आफ्टर स्टॉप।
जब भी कोई गाड़ी अगर जाता है ना, उसके पहले अगर स्टॉप कर जाता है तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है। ये बात मैं पहले ही बता रखा था कि कोई भी गाड़ी अगर इनिशियल से स्टार्ट किया हुआ है और फाइनल पहुंचने के पहले ब्रेक अप्लाई कर लेता हो तो उस समय क्या होता है, डी एक्सिलरेट होता है, और डी एक्सिलरेट के टर्म में फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये बात आ गया। उसके बाद यहाँ एक्सिलरेशन मैंने कितना निकाला हूं, म्यूजी निकाला हुआ है। ओके, अब इसको क्या करो, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। देखो गौर से सोचो, ज्यादा प्रेशर मत लो आप। अब देखो काइनेमेटिक्स के पहले इक्वेशन लगाओ, क्या लगाओ यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो है बाबू। अब देखो यहाँ पे यार, ये क्या हो गया है ना, ये आपका जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या क्लियर क्या हो गया यहाँ से, है ना, u बराबर कितना है, v नॉट है, प्लस a बराबर कितना आया है, म्यू जी आया है, और मुझे टाइम फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से, v नॉट डिवाइड बाई म्यू जी इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये बात आ गया। अब यहां पे एक बात ये समझना है कि सर ये तो माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस इधर की ओर हो जाएगा। तो माइनस इसलिए आता है कि माइनस जो पता करता है वो जो है एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज मतलब कि ये है ना, पहुंचने के पहले वाली टाइम है यार, पहुंचने की पहले वाली टाइम है। तो है ना, ये मत सोचना कि सर टाइम कभी माइनस में होता है क्या, नहीं, माइनस में नहीं होता है, बट ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि पहुंचने की पहले वाली टाइम है, एग्जैक्ट फाइनल वैल्यूज नहीं है। तो टाइम बराबर क्या निकल गया, वी नॉट बाई म्यू जी, ये निकल गया, यही तो पूछा था। ओके, उसके बाद और भी क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या है यार, आप मुझे बताओ जरा। डिस्प्लेसमेंट की दो तरह से आप कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as। अब इसको इधर की ओर कर दो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। अब u स्क्वायर कितना दिया है, v नॉट दिया हुआ है, तो v नॉट का स्क्वायर, और 2 इंटू a क्या है, म्यू है, तो म्यू जी का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। देखो ये छोटा सा सवाल था, लेकिन कितना नहीं कुछ निकालना पड़ता है ना। जैसे कि फ्रिक्शन पे क्या है, आराम से समझिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से यहां रखा हुआ है, जब ये मूवमेंट कर रही है तो कितने टाइम होगा, कितने टाइम पे जाकर स्टॉप करेगा। उसके बाद बोला है कि ये इसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप सबसे पहले कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकालिए। देखिए न्यूमेरिकल में दो चीज फाइंड करना होगा, गौर कीजिए। पहला ये ध्यान रखना होगा कि मुझे पूछा क्या गया है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, उसकी रिलेशन क्या होता है। देखो यहाँ टाइम पूछा गया, तो टाइम क्या कभी मेरा नॉर्मल से फ्रिक्शन वाला हम इस चीज को अप्लाई करते रहेंगे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, फोर्स बाई मास। अब फोर्स के लिए क्या होता है, अब यहां ध्यान रखना होगा कि बॉडी रेस्ट में है कि या मूवमेंट में है। तो बॉडी रेस्ट में था, इसलिए ये फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, फोर्स हो जाती है। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया या फोर्स हो गया, दोनों इक्वल होती है। कब होती है, जब बॉडी रेस्ट में आती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। ये आपको एससी वर्मा के साथ 21 नंबर 22 नंबर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एक देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हो गया सबका, देखना इसको। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि एक क्वेश्चन और भी हम लोग कंपटीशन में पूछा गया है। कौन सी क्वेश्चन है यहाँ पे गौर करना तुम लोग। देखो क्वेश्चन पे पहले ज्यादा बना हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस हमारे पास। सोचो यार, सोचो, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगी है, मैं इस पे बताऊंगा। इसी क्वेश्चन पे जेई का एक क्वेश्चन बताऊंगा कि पुल में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि पुश में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को बना लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए हमारे पास फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे आया और यहां से एक एंगल लगा है, कितना 60 डिग्री। ओके, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 1/2√3, म्यू इज इक्वल टू 1/2√3। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। पूछा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स व्हेन।
ठीक है, यहां पे गौर कीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइन प्लेन से एक फोर्स लगाई जा रही है, इधर से हॉरिजॉन्टली नहीं है, इंक्लाइन प्लेन से फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रहा कितना, 2√3 दे रखा है, 1/2√3 दे रखा है। तो यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट, है ना, इट कम्स टू स्टॉप। ठीक है, कितना हम मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे कि ये बॉडी क्या करेगा, स्टॉप में आ जाएगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव। क्या हो सकता है, डज नॉट मूव। बताइए कितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन यहां पे है। अब देखो, सोचो, पहले सोचो कि सर कैसे हो सकता है, हम क्या करें। अब तो ये फिर क्वेश्चंस आ गया। देखो क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा जरूर थोड़ा सा रहता है कि इतनी छोटा में देता है, लेकिन पूछा क्या होता है, बोला क्या फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर ये तो कुछ और इसमें दिया नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है मेरा कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल फोर्स लगा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं, पहले आप क्या करो, इसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, नॉर्मल लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। पहला स्टेप तुम ये लगाओ हमेशा, पहला स्टेप। उसके बाद तुम ये लगा लिए, चलिए ये लगा लिए, तो यहां पर आप लिख लीजिए, अगर आपको ज्यादा लिखना है तो n = mg। ओके, रहने दो ऐसा ही। अब देखो, ये जहां पे फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये वाली कौन सी फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है आपको ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ग्रेविटी के द्वारा, लेकिन रियल में आप फोर्स कौन से लगा रहे हो, ये वाली लगा रहे हो। तो इसकी कंपोनेंट हम लेंगे, इसका क्या लेंगे हम लोग, कंपोनेंट लेंगे। तो बताओ ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, F sin थीटा, इधर की ओर क्या हो जाएगा, F cos थीटा। क्लियर। अब देखो, तो अगर इधर की ओर लग रहा था तो इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। एकदम क्लियर, आराम से एक स्टेप समझो यार। देखो बार बता रहा हूं कि पहले समझो, ये n = लिख लो बाबू, उसके बाद कंपोनेंट पे चले जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कंपोनेंट पे, क्योंकि यहां पे मैं कल भी प्रूव किया था कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के बराबर नहीं होता है। क्यों, उस टाइम होता है ये सिर्फ जिस टाइम यहां पे कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहा हो, लेकिन ऑलरेडी मेरा फोर्स लग चुका है। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, वेक्टर फॉर्म की कंपोनेंट लेंगे, आप वेक्टर वाली देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी कंपोनेंट ऊपर की हो जाएगा F sin थीटा, इधर की ओर क्या हो जाएगा, F cos थीटा। अब देखो, अब क्या ये नॉर्मल सिर्फ सिंगल नॉर्मल रहा, नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे अब फिर से, तो n + F sin थीटा। अब देखो, ये और ये वाला फोर्स दोनों क्या हो गया, जुट गया। ये फोर्स क्या होगा, जुट गया। अब तो ऊपर वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो दो फोर्स हो गया ना, एक हो गया n और दूसरा हो गया F sin थीटा। अब ये दोनों के बराबर क्या हो गया, mg। अब लिख देंगे हम यहां पे mg। ओके, क्लियर हो गया यहां से। अब दूसरा मुझे ये देखना है कि इसके बराबर ये वाला इधर है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन = F cos थीटा। क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद यहां पे ये हम लोग को देखना है, क्या देखना है यहां से, कि F = यहां पे अगर आपको ऐसा करना है तो आप n = सिंगल निकाल सकते हो, mg माइनस ये इधर की ओर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये बाबू, F sin थीटा। ओके, अब देखो F = क्या होता है, सारे बच्चे अब गौर करो, F = फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, μn होता है। सर हाँ पता है, ये बात को ये पहले से पता है। तो अब देखो, कुछ भी मैं क्या कर रहा हूं, F = यहां बैठा दो, μn = F cos थीटा। ओके, अब देखो म्यू और n बराबर अभी आप तुमने जस्ट निकाले हो, mg - F sin थीटा। क्या मैं यहां लिख सकता हूं, mg - F sin थीटा = F cos थीटा, F cos थीटा। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब यहां पे देखना है आपको, यहां पे देखना यह है कि कितना लग रहा है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये गौर करो, आप गौर क्या करना है कि यहां पे g की वैल्यू, m कितना है, m आपको कोई वैल्यू यहां पे नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया आपको कि म्यू क्या कितना है, 1/2√3 है, 1/2√3 इंटू mg, ये कितना हो गया, 10 m हो गया, सॉरी 10 m हो गया,
है ना, क्या लिख सकते हैं 10m माइनस एफ साइन थीटा है, तो एफ साइन थीटा, थीटा कितना यहाँ पे है आपको 60 डिग्री, तो ये साइन 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 रूट 3/2 होता है। कितना होता है रूट 3/2। ये साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। cos 60 की बात करोगे तब हो जाएगा रूट 3, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, ओके। और जस्ट इसका उल्टा देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30 का आ जाएगा रूट 3/2 और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये तो आपको पता है ना, इधर से इधर देके चले जाना है। तो ये ध्यान रखना है आपको है कि f साइन थीटा, f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू मुझे पता नहीं, f और साइन थीटा कितना होगा 60 डिग्री, साइन 60 कितना होगा रूट 3/2, तो हम यहाँ क्या कर देंगे रूट 3/2, क्लियर, इज इक्वल टू आ गया f cos थीटा। तो f वही रहने देंगे हम, cos थीटा कितना लगाएंगे 60, cos 60 कितना है 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 या, ओके, ये क्लियर हो गया। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया 1/√3। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख हो जाएगा आपको 20m माइनस f रूट 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू f, ओके, इज इक्वल टू f। एनी प्रॉब्लम? चलो अब यहां पे देखो आप लोग क्या करना है, ये रूट 3 को इधर आप है ना मल्टीप्लाइड कर दो, जैसे कि आप लिख सकते हो 20m माइनस f रूट 3 इज इक्वल टू, ये 2 रूट 3 है, इधर की ओर चला जाएगा 2 रूट 3 और एक पहले से है f, ओके। अब यहां पे क्या हो जाएगा 20m इज इक्वल टू 2 रूट 3 f और ये माइनस में था उधर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस में f रूट 3, या फिर लिख सकते हो रूट 3f, ओके। अब यहां क्या करना है 20m इज इक्वल टू, यहां से f अगर आप कॉमन लेते हो, f यहां से अगर आप कॉमन लेते हो तो यहां पे क्या बन जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 प्लस रूट 3। अब देखो तुम्हें पूछा क्या गया था, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स पूछा गया था, तो मैक्सिमम फोर्स बराबर 20m डिवाइड बाई 2 रूट 3 प्लस रूट 3, ये वाले जो वैल्यू आ गया आपका मैक्सिमम फोर्स की वैल्यूज आ गया, ओके। अब यहां पे कुछ भी नहीं है यार, आप कर सकते हो रूट 3 की वैल्यू बैठा दो 1.733, ठीक है, ये इसको बैठा दो, बैठाने के बाद क्या करो m की मास अगर दिया हुआ है तो पुटअप कर देंगे और पुटअप करने के बाद हम फोर्स निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम फोर्स कब होता है, मिनिमम फोर्स कब होता है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो निकालने के लिए दो चीज को आप गौर कीजिएगा हमेशा कि कंपोनेंट लेने के लिए कभी मत भूलिए, अगर कंपोनेंट लेने के लिए भूल जाते हो तो क्या होता है आप नहीं बना पाओगे। सबसे पहले कंपोनेंट वेक्टर वाले में समझना है किधर की ओर एंगल लगा है किधर की ओर एंगल नहीं लगा है, ठीक है, उसके बाद आप लगा सकते हो क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कभी भी नॉर्मल जो है ना, ये नॉर्मल mg के बराबर हमेशा नहीं होता है, नहीं होता है। ये किस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में होता है जिस टाइम ऑब्जेक्ट पे सिंगल फोर्स लगा है या फिर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ही नहीं लगा है, उस टाइम होता है, ओके, क्लियर हो गया। तो इसी चीज पे ये वाली क्वेश्चन लिख लिया सब, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस चीज पे आपको एक जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, मैं भी बता रहा हूं, ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो पुल किया है कि पुश किया है। अब हम लोग मैक्सिमम चीज को ये जानेंगे कि पुल और पुश में सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगता है, विच वन इज इजियर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया सबका। चलो कंपोनेंट लेने के लिए पहले जान लीजिए, कंपोनेंट ले लीजिएगा, है ना, फोर्स, फ्रिक्शन, एंगल, जो भी पूछेगा निकल जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग को मैक्सिमम चीज में भी, जैसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, उसमें भी फ्रिक्शन का बहुत ही ज्यादा यूज है, ठीक है। ये पूरे जितने पढ़ रहे हैं हम लोग मैकेनिक्स है, क्या बोलते हैं मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, क्या है यह मैकेनिक्स है, काइनेमैटिक्स पे बन जाता है, और ये रेयरली ज्यादा करके बीटेक लेवल में क्या रहता है इसको यूज रहता है मैकेनिक्स में, थर्मोडायनामिक्स वगैरह में ज्यादा इसका यूज है, ओके। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है आपको जेई का, ये जेई में क्वेश्चन ये है कि विच वन इज इजियर, विच वन इज इजियर, ठीक है, पुश या पुल। यहां पे ये बोला गया है कि पुश हमें ज्यादा इजी पड़ता है या पुल इजी पड़ता है, जैसे किसी चीज को तुम्हें खींचना या धक्का देना, कौन इजी हो सकता है,
तो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग थ्योरेटिकल के माध्यम से देखेंगे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं सर किसी चीज को धक्का देते हैं तो ज्यादा बल लगाना पड़ता है, खींचते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये रियल में क्या ये सच है या नहीं है देखेंगे। पहले सपोज एक हमारे पास सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक और मैं ले लेता हूं, साथ में देख लेता हूं दोनों को एक ही बार। यहाँ पे एक और सरफेस बनाता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ओके, अब इधर से इस पर हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्योंकि धक्का तो हम प्रेशर कब दे रहे हैं ना, इधर से दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, पुश बोलेंगे, पुश। ओके, ये हो गया, आपको ये मालूम चल गया। अब इधर से हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ओके, ये फोर्स हम दे रहे हैं कुछ यहां से, ये भी कुछ फोर्स हम कर रहे हैं। देखिए दोनों को देखिए, अब गौर कीजिएगा। ओके, अब देखिए यहां पे जैसे ही इस पे हम क्या करेंगे, पुश देंगे, तो यहां से क्या होगा, कुछ एंगल फॉर्मेशन भी होती है यार। ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है बाबू। यहां से जब हम कुछ एंगल, जैसे कोई ट्रॉली है, ट्रॉली को खींच रहे हैं, अपनी ओर खींचेंगे तो स्लाइड ओवर करेगा, स्लाइड ओवर करेगा तो ये क्या, यहां पे भी क्या होगा, कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें यहां पे ये गौर करना है कि आपको किस पे इजी लगेगा, किस पे इजी लगेगा। तो सबसे पहले समझो, इसके नीचे में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इसके नीचे में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है, हमारा नॉर्मल लग रहा है। क्लियर हो गया, क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। उसके बाद ये तो सर हमारी बात आ गया, थोड़ा सा इसको मैं साइड से बनाता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकती है। जैसे देखिए यहां पे क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, यहां क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ओके, अगर हम ये वाली फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं तो ऊपर की ओर क्या लगता है, F sin थीटा लगता है, और इधर की ओर क्या लग रहा है आपको, F cos थीटा लग रहा है। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो तुम, ठीक है, यहां पे क्या बात है, N इज इक्वल टू निकाल लो, है ना, N ये फोर्स, ये N इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, mg हो गया। ठीक है सर, ये तो पता चल गया। लेकिन यहां पे देखो, n सिर्फ आपका ये नॉर्मल नहीं है, ऊपर में एक और कंपोनेंट लगता है। कौन सा लग रहा है, f sin थीटा लग रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे वेरिएशन कर सकता हूं, n प्लस f sin थीटा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, इज इक्वल टू mg। मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, फिर से समझना, ये फोर्स लगा ऊपर की ओर, अपवर्ड फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर mg लगा। चलो उसको हटा देता हूं, दूसरा देखता हूं कि जो हमारे द्वारा जो फोर्स लगा हुआ है, ये वाली फोर्स के ऊपर में कौन सी फोर्स है, एक f sin थीटा की कंपोनेंट गया, इधर की ओर कौन सी गया है, cos थीटा की गया है। तो सर यहां से लगा दिए, तो चलो ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, बस अभी इतने ही रहने दीजिए। अगर इसके बाद हम लोग करते हैं तो ये वाला क्या है, ठीक है, नीचे की ओर हमारा देखिए, अब क्या है, ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल, नीचे की ओर देखिए, इसके दो कंपोनेंट बनेगी, एक आपको इस प्रकार से कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर कंपोनेंट नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में टच ऑलरेडी एंगल है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, f sin थीटा, और इसके नीचे में क्या हो जाएगा, या mg हो जाएगा। इसके नीचे में क्या हो जाएगा, या mg होगा। यहां गौर कीजिएगा। अब ये आप तुम बोल सकते हो सर यहां पर आखिर आप f sin थीटा लगाए, यहां पर एक sin थीटा लगाए, लेकिन यहां पे नहीं। पुल वाली कंडीशंस में तो क्या कर रहे हैं हम, ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो एंगल लग रहा है बेस के साथ, तो इसके जो लगाए फोर्स इसके जस्ट अपोजिट, ऊपर की ओर अपोजिट नहीं। अगर यहां लगाओगे तो सर क्या हो जाएगा, दोनों सेम वर्सेस में फोर्स आ सकती है, दोनों सेम में फोर्स आ सकती है, इसलिए इसके जस्ट अपोजिट में कंपोनेंट लगाया जाता है। तो अब देखिए यहां पे क्या आ गया, n इज इक्वल टू, अब इसके नीचे क्या है, mg है। सर mg है क्या, और भी कुछ नहीं है, इसके कंपोनेंट नीचे बचा हुआ है ना बाबू, क्या बचा हुआ है, f sin थीटा। f sin थीटा देखो यहां पे, n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। देखो दोनों की कंडीशन में देखो, इस पर हम लोग पुश किए हैं और इस पर हम लोग पुल किए हैं। अब यहां पे यही क्वेश्चन जेई में था कि विच वन इज इजियर, कौन सा आसान होगा, विच वन इज इजियर, पुश या पुल। तो आपको वहां पे इतना करके नहीं दिया हुआ रहेगा, वहां पर आपको क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालना है कि कौन सा इजी होता है, पुश होता है या पुल होता है। देखो
यहां पे एन हमारा नॉर्मल में क्या है, ग्रेविटी में से इसकी कंपोनेंट घट गया, क्या हो गया, या घट गया या। लेकिन यहां पे क्या है, पुल में क्या किया है कि इसकी ग्रेविटी जो फोर्स लगी हुई है, अब इसकी कंपोनेंट क्या हो गया, ऐड हो गया। अब ये तुम बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा, क्या होगा। देखो ये वाली कंपोनेंट तो घट गया इसका, जब कंपोनेंट घट गया तो सिर्फ ग्रेविटी बचा, इसका मतलब ग्रेविटी इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाइड कर रहा है। और यहां पे क्या है, इसकी कंपोनेंट भी प्लस में आ गया है, मतलब कि मैं तो एक फोर्स लगा रहा हूं और इसकी कंपोनेंट भी फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये पुल जो होता है इजी पड़ जाता है। पुल क्या होता है, इजी पड़ता है। जब तुम कभी मॉल में जाओगे या कहीं तुम जाओगे ना, जब या फिर कभी ऐसा होगा ना, कभी गेट है, सपोज आपकी रूम की गेट है, रूम की गेट अपनी ओर खींचोगे, ठीक है, अपनी, तो बहुत इजी महसूस होगा, पुल लगेगा, मतलब कि अपनी ओर महसूस हो जाएगा। लेकिन जब धक्का दोगे ना तो क्या होता है, टोटली बल उस पर लग जाती है, मतलब ये होती है, ये वाली जो कंपोनेंट क्या होती है, हट जाती है। सिर्फ वहां पे क्या काम करती है, ग्रेविटी काम करती है। तो ग्रेविटी तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण की बल इतना होता है कि ज्यादा फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहां पे पुल जो होता है इजियर होता है। पुल जो होता है इजियर होता है, क्या होता है, या इजियर, किसी चीज को खींचना, क्या होता है, खींचना अपनी ओर। लेकिन किसी चीज को धक्का देना, जैसे कि कोई ट्रैक्टर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको तुम लोग क्या अगर धक्का दे रहे हैं तो टोटली हमारी जो फोर्स है ना वो कंजर्व हो जाता है, क्या होता है, कंजर्व हो जाता है उस ऑब्जेक्ट पे। लेकिन किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको लिफ्ट कर रहे हैं, उठा लेते हैं, तो क्या होता है कि हाँ ना, जैसे सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं कि आज के समय में क्या आ गया, ट्रॉली आ गया है। पहले के टाइम में क्या था, बक्सा हुआ करता था, बॉक्स होता था, तो उसको क्या करते थे हम लोग, खींचते रहते थे, खींच रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स अप्लाइड होती थी। लेकिन ट्रॉली क्या आ गया, ट्रॉली आने से क्या होता है ना, उसमें कि एक तो हम फोर्स उस पर लगा रहे हैं, दूसरी बात की वो लिफ्ट कर गया, लिफ्ट होने के बाद क्या होगा, कंपोनेंट ऐड हो गया, तो आराम से स्लाइड हो जाती है। तो अब बताओ कि तुम्हें बक्सा वाला इजी आता है कि ट्रॉली आती है। अगर ट्रॉली पे ज्यादा भार लगता तो लोग तो बक्से लेके चलते ना, इसलिए ऐसा नहीं होती कंडीशन। आप ये ध्यान रखो, पुल में क्या होता है, इजियर होता है, पुश जो होता है ना, ये पुश जो होता है हैवियर होता है, ये क्या होता है, यह हैवियर होता है। तो ये कंडीशन याद रखना हमेशा, पुल इज ऑलवेज इजियर देन पुश, ठीक है। ये आपका जेई का क्वेश्चंस था, सोचो ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चंस घुमाया हुआ इसलिए था कि अब सोचना है कि सर फोर्स का मतलब ही होता है पुश या पुल, लेकिन फिर भी हम क्यों, तो ये सोचना आपको है कि हम पुश और पुल में क्या अंतर है। ये अंतर है कि पुल बहुत इजियर हो जाता है। सर क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटी तो लग रहा है लेकिन उसके साथ एक आदमी और फोर्स लगा रहा है, इस पर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है, इसकी कंपोनेंट हट गया वहां से, ठीक है। इसलिए ये वाला क्या होता है, ज्यादा फोर्स है ना, हैवियर हो जाता है, ये क्या होता है, इजियर हो जाता है। ओके, इसको लिख लो आप लोग सब। ओके, देखिए ये लास्ट टॉपिक आपका है एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। ये चीज को गौर कीजिएगा, जितने भी अभी हम लोग एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग एंगल के बारे में पढ़े थे, टैन थीटा पे निकालने के लिए पढ़े थे। तो ये देखिए, वो वर्टिकल कंपोनेंट हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, अभी हम लोग क्या देखे थे, वर्टिकल कंपोनेंट पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। लेकिन एंगल ऑफ जो रिपोज है, ये एंगल ऑफ रिपोज मोस्टली काम करता है इंक्लिनेशन पे। किस पे काम करता है, इंक्लिनेशन पे। और एंगल ऑफ रिपोज आप कभी भी देखोगे न्यूमेरिकल में तो लिखा हुआ रहता है क्यू, ठीक है, क्यू आर, या फिर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि थीटा आर है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को थीटा आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सर ये कहने का मतलब क्या हो गया, मैं बता रहा हूं, पहले आप देख लो, यहाँ पे फिगर देख लो। सपोज यहाँ पे एक सरफेस है और ये सरफेस इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे। बाबू यहाँ पे अब देखो कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो इंक्लिनेशन बनेगा, इसके जो फोर्स का इंक्लिनेशन बनेगा, तो पीछे की ओर क्या होगा हमारा, आगे की ओर क्या होगा, पहले ये समझो। जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सारी बात क्लियर समझना। अब देखो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक बार फिर समझ लो, बार बार लगाओ, N इज इक्वल टू mg, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे, अब हम कंपोनेंट की बात करेंगे। कौन कंपोनेंट की, सर ये ऑब्जेक्ट का नॉर्मल और mg तो एक इसकी अपना है, मतलब कह सकते हैं ना कि जन्मजात है, या मतलब N इज इक्वल टू mg, ये हमेशा लग रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल लग रही है।
लेकिन ये वाली सरफेस के कांटेक्ट में इस पे कुछ तो एंगल का कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं, इधर की ओर लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एम जी, इसी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट का नीचे की ओर क्या हो जाएगा आपको, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे देख लो आप लोग, तो ये क्या बन रहा है, एम जी, यहां पे थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो, जब इधर की ओर फोर्स लगी है तो फोर्स इधर लगता है तो फ्रिक्शन किधर होता है, इसके जस्ट अपोजिट में होता है, इधर की ओर। चलो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखना है, अब आ जाओ फिर समझो एंगल ऑफ रिपोज की मतलब क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है, दो पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, अगर थीटा अगर हमारा ग्रेटर देन होगा क्यू आर से, अगर थीटा ग्रेटर देन होगा क्यू आर से, तब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, नो स्लाइड, नो स्लाइड। मतलब थीटा एक बार फिर समझ लो, देखो ये थीटा है, सपोज यहां पे 45 डिग्री है और एंगल ऑफ रिपोज का जो एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, 37 डिग्री, 35 डिग्री, इससे ये वाला कम है, उस टाइम ये स्लाइड नहीं करेगा। थीटा ग्रेटर देन क्यू आर, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, थीटा ग्रेटर देन क्यू आर। थीटा कौन सा है आपको, ये वाली एंगल है, एंगल विथ कॉन्टेक्ट। लेकिन ये वाली जो एंगल्स आपकी है, एंगल ऑफ रिपोज का है, मतलब जो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है तो कुछ तो एंगल पे जा रही है। तो जब भी कभी अगर थीटा ग्रेटर देन होगा क्यू आर से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आप लिख लो, मैं बताता हूं, प्रूव करके बताऊंगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, अगर थीटा लेस देन होगा क्यू आर से, तब लिखो देन जस्ट टू मूव। क्या करेगा या जस्ट टू मूव, मतलब कि स्लाइड करने के लिए कर सकता है या। ठीक है, अब तो बताइए सर कि एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज की जो डेफिनेशन होती है, आप यहां पे लिख सकते हो, इट इज maximum angle, it is maximum angle just tends to move। मतलब कि ये एक ऐसे मैक्सिमम एंगल है जो हम लोग को जस्ट टेंड्स टू मूव, मतलब कि मूव करने के लिए यह क्या करता है, या अपोज करता है। ये क्या करता है, अपोज करता है, इसलिए हम लोग एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। अब ये बात ध्यान से रखना, मैं इसके पहले फिर बता रखा था, ये वाले ट्रायंगल के बारे में बता रखा था आपको, ठीक है, इसके बारे में बता रखा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 37 डिग्री है, 53 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये क्या हो गया आपको, 5 हो गया, ये क्या हो गया आपको, 3 हो गया या 4 हो गया। तो यहां से आप साइन 37, कॉस 37, साइन है ना, कॉस 37, ये सारी वैल्यू यहां निकाल सकते हो, साइन 53, कॉस 53, जितनी वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको कभी पूछता है कि टाइम के बारे में, क्योंकि एंगल तो टाइम पे ज्यादा लगता है, तो टाइम भी आप निकाल सकते हो। चलो, तो अब हम लोग को ये देखना है कि इस चीज के बारे में समझना है। तो इधर देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एन जो है एम जी कॉस थीटा लग रहा है, एन जो है एम जी कॉस थीटा लग रहा है, और ये फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, म्यू है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है बाबू, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। म्यू रहने दीजिए आप, एन की वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। क्लियर हो गया, एम जी कॉस थीटा क्लियर हो गया सारे बच्चों को। एफ इज इक्वल टू म्यू एन एंड एन की वैल्यू देखिए बैलेंसिंग में क्या है आपका है, एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि सर नीचे की ओर जब फोर्स लग रहा है तो ये वाला भी फोर्स तो हमारा है ना, तो ये देखिए ये फ्रिक्शन बराबर ये वाली फोर्स होता है, ये फ्रिक्शन बराबर ये फोर्स, क्योंकि देखिए फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तभी तो एक्सीलरेशन नीचे की ओर है। तो हम क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फोर्स कितना है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो आप ये देख लो मास इंटू एक्सीलरेशन, बट उसकी कंपोनेंट आ गया साइन थीटा में, थीटा लेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन लेंगे। ये फोर्स आ गया नीचे की ओर, इसकी जस्ट अपोजिट वाला फ्रिक्शन वाला लेंगे हम। अब यहां पे देखिए क्या कर सकता हूं, यहां पे गौर कीजिएगा आप लोग कि mg
साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। ओके, यहां से mg से mg कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या करना है, म्यू cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास बच्चों, साइन थीटा। अब देखिए हम म्यू इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ओके, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गया, या tan थीटा के बराबर आ गया। अब देखो याद करो, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था किस प्लेन पे, है ना, इंक्लिनेशन प्लेन पे, कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है। याद करो तुम लोग, किस टाइम बताया था, यहां पे ध्यान रखना, tan थीटा इज इक्वल टू f बाई एम, और यहां पे f क्या है, म्यू n बाई n, n से n कैंसिल, tan थीटा बराबर म्यू, उस कंडीशन में भी। और इंक्लिनेशन रिपोज की कंडीशन में भी क्या आ गया यहां पे, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। देखो ये भी क्लियर हो गया यहां से। तो ये अब फिर ये एंगल इस इंक्लाइन प्लेन में हो या एंगल हमारा इस इंक्लाइन प्लेन में हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू ही होगा। क्या होगा, या म्यू होगा। आप वैल्यू कभी कभी लिख लेना यहाँ पे, जैसे एक वैल्यू क्या होता है याद करना, जैसे क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो यार, है ना, थीटा इज इक्वल टू, थीटा यहाँ पे लिखता हूं मैं, उसके बाद यहां लिखता हूं क्यू आर की वैल्यू लिखता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज tan थीटा बराबर, है ना, यहाँ पे और चलो यहां पे आ जाता हूं। देखो tan थीटा इज इक्वल टू सपोज 45 डिग्री है, तो tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब है कि यहां पे देखो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। दोनों को कैंसिल करेंगे, 1/√2 कैंसिल होकर क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। तो ये देखो, अब ये साइन और cos की वेरिएशन में टाइम होता है, इसलिए tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको बात करेगा कि tan 45 है तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अगर हम यहां पे बात करता है कि tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री, बताइए आप लोग कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकता है। देखो अब tan बराबर क्या होता है, p बाई बी है। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ p है, ये b है। यहाँ पे पूछा क्या है, 37 का वैल्यू, तो 37 की वैल्यू यहां से लेंगे p बाई बी, बोले तो 3/4 tan 37 क्या हो जाएगा, यहां से 3/4। अब इसकी, है ना, क्या करना तुम लोग, निकालने के बाद क्या आएगा, 0.1 समथिंग आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, देखना तुम लोग करके। अगर यहां बात करता है tan 53 की वैल्यू बात करता है, tan 53, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, 4/3 हो गया, ये क्या हो गया इसको, 4/3, ये वैल्यू निकालना 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज निकाल रहे हो यही आपका क्या निकल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब कि म्यू की वैल्यू है। तो यहां से आपको पता चल गया एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए ये वैल्यू आपका क्या था, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू था। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं थ्योरी पे। देखिए जितने भी एंगल्स है, ये एंगल मोस्टली ये पूछता है कि फ्रिक्शन वाले ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है, काइनेमेटिक्स में ज्यादा यूज पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि म्यू की वैल्यूज आपको फाइंड होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं लगाते हैं आप तो आपके क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, हमेशा म्यू लगाइए आप, क्योंकि फ्रिक्शन इज इक्वल टू ही होता है म्यू एन होता है, एन की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यह है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है, क्या है, यह सरफेस है, ये सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यह है। ओके, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट की मास हमारा सपोज 5 kg है, इसका 2 kg है। क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 kg वाले पे, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, ये ऑलरेडी इसके ऊपर है,
ठीक है, ये सिर्फ फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो ये सरफेस और ये सरफेस के दोनों के कांटेक्ट में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्लियर होगा। अगर हम क्या करते हैं, ये वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या सरफेस पे कोई फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसकी जो सरफेस है इस बॉडी से कांटेक्ट में है, तो इसका जो फ्रिक्शन यहां से लगेगा। क्लियर हो गया। देखो, हम लोग सिंगल बना रहे थे, हम लोग डबल बनाएंगे। तो यहां से ये पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग फोर्स अप्लाइड किए हैं। फोर्स किस पे अप्लाइड किए हैं? फोर्स हम लोग 5 केजी वाले पे किए हैं। फोर्स 5 केजी वाले पे किए हैं, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड किए हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहां दे रखा है ये 0.4 दे रखा है। कितना है? 0.4 दे रखा है। ओके, अब आपको पूछ क्या रहा है, फ्रिक्शन निकालिए। पहला पूछा है फ्रिक्शन निकालिए, फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड फ्रिक्शन। दूसरा पूछा है, ये पहला हो गया। दूसरा पूछा है एक्सीलरेशन फाइंड निकालिए, एक्सीलरेशन निकालिए। देखो बाबू, गौर करो, अगर आपको याद होगा हमारी वो वाली वीडियो या वो वाली लेक्चर याद होगा आपको कनेक्टिंग बॉडीज के बारे में, मैं 2 बॉडीज 3 बॉडीज 4 बॉडी कनेक्ट करके बताया था उस टाइम, याद रखिए। क्या क्या करना है इसमें, गौर कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। यहां पे आपको पूछ क्या रहा है, एक्सीलरेशन। माइंड में सेटअप कीजिए कि जो पूछा गया है उस पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप दिमाग लगाना शुरू कीजिए। तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स बाई मास। ओके सर, राइट। अब यहां पे फोर्स तो आपको क्या है, इस कंडीशन में एफ नेट बाई मास नेट लिखते हैं, क्योंकि मास हमारा सिंगल नहीं है, मास डबल है। अब क्या करेंगे, F इज इक्वल टू मास नेट के लिए मास 1 ये हम ले लेते हैं, m1 है, ये मेरा m2 है। ये क्या लिखा जाता है, m1 प्लस m2। ओके, अब यहां पे देखो F कितना है बाबू, 10 है। m1 प्लस m2 कितना है, या 7 है। ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया, निकल गया आपके एक्सीलरेशन। दूसरा क्या पूछा है, यहां पे फ्रिक्शन फाइंड कीजिए, फ्रिक्शन फाइंड कीजिए। तो फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो, फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हमें म्यू एन की जरूरत है। यहां पे क्वेश्चंस में एक किसी चीज पे क्वेश्चंस और डालूंगा, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं फ्रिक्शन, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द फ्रिक्शन ऑन 5 केजी ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन 2 केजी ब्लॉक, ऑन पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछता है, लेकिन मेरा भी क्वेश्चन सिंपल है। अब यहां पे सर म्यू तो हमें पता है, लेकिन एन पता नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन के लिए अगर पूछेगा ओनली फ्रिक्शन, कोई ब्लॉक के बारे में नहीं पूछेगा, तो टोटल पे आप क्या लगाइए, नॉर्मल लगाइए। लेकिन अगर किसी सिंगल पे पूछता है तो सिंगल पे नीचे की ओर क्या हो गया, mg हो गया। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, नॉर्मल बराबर mg। तो m क्या है, m जो है दोनों की मास 5 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके, म्यू कितना है बाबू, 0.4 इंटू ये कितना हो गया, 5 to 7 और 7 इंटू 10। ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट यहां से हटा, ये खत्म हो गया, 7 4 जा 28 न्यूटन आ गया, 28 न्यूटन आ गया। ये क्लियर हो गया आपको, देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन निकाल लिए 28 न्यूटन। दूसरा पूछा था एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकाल लिए, अब कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज यहीं पर तीसरा क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड द फ्रिक्शन ऑन 2 केजी ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन 2 केजी ब्लॉक, 2 केजी ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या हो रही है, 2 केजी ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या हो रही है। तो ये समझो कि सर हमने फोर्स अप्लाइड किए हैं 5 पे, 2 केजी वाला ब्लॉक हमारा ऑलरेडी स्टॉप कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो फ्रिक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझना, अगर सपोज मैं फोर्स अप्लाइड करता 2 केजी वाले पे, तब फ्रिक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बॉडी अब टेंड्स टू बी स्लाइड, टेंड्स टू बी मूव। यहां से बॉडी क्या कर रहा है, मूव करना शुरू करेगा। लेकिन मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूं,
जैसे गाड़ी पे सपोज बस पे मैं बैठा हुआ या कोई भी अगर सपोज एक ट्रेन है ना, ये सपोज यहाँ क्या है आपका, एक ट्रेन है और ये ट्रेन की पटरी पे मूव कर रहा है और ट्रेन में मैं बैठा हुआ या कोई पैसेंजर बैठा हुआ, तो क्या मेरे पे फ्रिक्शन लग रही है क्या मेरी घर्षण हो रही है क्या हमारा ये जो कमजोरी हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता यार। ये वाली जो इसकी जो व्हील्स है ना, ये व्हील्स और ये प्लेटफॉर्म, ये जो है ना ट्रैक है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। हमारे पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं तो आराम से हूं ना, इसलिए हमारे वाले पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, या फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर मैं सपोज मूव कर रहा हूं उस ट्रेन में, तब मेरे पे फ्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरे बॉडी अब कांटेक्ट आ गया ट्रेन की सरफेस, ट्रेन की फ्लोर की सरफेस से कांटेक्ट आ गया। तो ये इस टाइप की न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हो। ओके, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग फिर भी एक बार डिस्कशन करेंगे आपको वर्क पावर एनर्जी में। तो आपका फ्रिक्शन में इतना ही था, टोटल मैं बता रखा हूं। आप लोग आराम से इस चीज को देखिए और माइंड कीजिएगा सबसे पहले कि कंपोनेंट क्या निकालना होता है और फोर्स में क्या हम लोग फाइंड करना है, फ्रिक्शन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। ओके, सो ये फ्रिक्शन आपका खत्म हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में खत्म कर चुके हैं, पूरा कंप्लीटली हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैं दे चुका हूं सारी चीज को। और ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वाली जो पार्ट आने वाली है वर्क पावर एनर्जी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैं पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन फाइल में डाल दूंगा आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।